जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का वैल्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और यह टॉपिक आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह इंडियन पॉलिटी से संबंधित है और यह आपके संविधान भाग 2 पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। संविधान भाग 2 क्या है? दैट मीन्स की सिटीजनशिप यानी नागरिकता, यानी भारत के संविधान में वह कौन से ऐसे प्रावधान है जिसके तहत आजादी के समय या अभी के समय में किस प्रकार किसी को नागरिकता दी जाती है और किस आधार पर किसी की नागरिकता ली जाती है। हाल के दिनों में आपने सुना होगा सीएए, एनआरसी, ये सारे टॉपिक जो हैं आपकी इसी टॉपिक से संबंधित है। ये टॉपिक जो हम सिटीजनशिप को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष बताने का प्रयास कर रहे हैं, यह टॉपिक आप लोगों को एटलीस्ट 3 भागों में आप लोगों को मिलेगी। इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं इसमें सिर्फ आर्टिकल की बात करेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है उसकी चर्चा करेंगे और जो लास्ट इसका वीडियो होगा उसमें हम लोग यह समझेंगे कि जितने भी विवाद हैं जैसे सीएए, एनआरसी, ये क्या है, क्यों समस्या है, खास करके उन देशों के साथ समस्या है जिसमें हम लोगों ने किसी खास देशों को वहां के जो कुछ पर्सनल जाति के लोग हैं, धर्म के हैं, उनको सीएए के रूप में कंसीडर नहीं किया। पूरी चीजों को हम लोग क्रिस्टल क्लियर करके समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले जरूरी है कि संविधान के भाग 2 को अच्छे से समझना क्यों महत्वपूर्ण है और ऑलवेज हमेशा चर्चा में रहता है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए संविधान के भाग 2 की, तो संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में संविधान के भाग 2 को अच्छा से समझाया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखा जाए, चलते हैं हम आजादी के समय क्या सिचुएशन था, चीजों को थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जब हमारा देश जब आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद आप देखेंगे कि ये अपना इंडिया हो गया और उस समय ये आपका एक जो आज का बांग्लादेश है और अभी का पाकिस्तान है, ये दोनों पाकिस्तान में होते थे। एक को ईस्ट पाकिस्तान और दूसरे को वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन आने वाले समय में 1971 में इन दोनों के में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ, खास करके लैंग्वेज को लेकर के और भाषा संबंधित जो भी कुछ समस्याएं थी, जिसकी वजह से दोनों देश आपस में बट गए। एक हो गया बांग्लादेश और दूसरा को आप जानते हैं पाकिस्तान है। लेकिन इनके बीच लगभग 1950 के आसपास जब हमारा देश 1947 में जब पार्टीशन किया गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हो जाता है और 15 अगस्त को भारत। और इस कंडीशन को जब आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो लगभग कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। अब वहां पर ये चीजें जानने की जरूरत पड़ जाती है कि आखिर जो चीजें अदला बदली हो रहा है और उस समय हमारा संविधान भी लिखा जा रहा था, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चीजें जान लेना अति आवश्यक था और कुछ क्राइटेरिया भी आइडेंटिफाई करना जरूरी था जिसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाए कि कौन भारत के नागरिक होंगे और कौन भारत के नागरिक नहीं होंगे। अब जब देश आजाद होता है तो उस कंडीशन में भी 3-4 कंडीशन होते हैं कि जैसे एक आम आदमी एक होता है और एक होते हैं सिटीजन्स होते हैं और कुछ लोगों को आप लोगों ने समझा होगा कि कुछ लोग माइनॉरिटी में होते हैं, कुछ मेजोरिटी में होते हैं। खास करके जब आप देखेंगे कि जैसे भारत में जो हिंदू बहुल के लोग हैं वह मेजोरिटी में है, जबकि आप क्रिश्चियन को ले लीजिए, बौद्ध को ले लीजिए, मुस्लिम को ले लीजिए, इन लोगों को ऐसा माना जाता है कि ये लोग माइनॉरिटी में है। माना क्या जाता है इन जनरल है नहीं, इनकी आबादी कम है कंपेयर हिंदू धर्म के। तो इसको लेकर के जैसे आप किसी आम आदमी की बात करेंगे, जैसे भारत में अगर कोई आदमी आता है तो जैसे हम लोग फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है कि हर लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। तो लगभग तो सारे लोगों के साथ आर्टिकल 14 का तो एक जेन्युइन हक है, सबके साथ ये चीजें होनी चाहिए। और एक होता है आपके सिटीजन। सिटीजन का मतलब जो आप भारत के अगर रहने वाले हैं, अगर आपको सिटीजनशिप दी गई है तो ये राइट आप ही को दिए जाएंगे। और एक होता है माइनॉरिटी, जैसे खास करके आप फंडामेंटल राइट में आप देखेंगे आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, ये खासकर
उन लोगों को दिया गया है जो लोग अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके लिए। तो लगभग अब इस सारा चीजें तो हमारे संविधान के तहत ये चीजें बताई नहीं गई है। अगर कोई देश जैसे भारत आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ, चाइना आजाद हुआ, कोई भी देश आजाद हो, उसके समय इस प्रकार के कंडीशन डेवलप होते हैं कि जनरल लोगों के पास क्या राइट होना चाहिए, हमारे जो सिटीजन हो उनके क्या राइट्स होना चाहिए। जब हम संविधान बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी को लेकर के किस प्रकार के प्लान किए जाए। तो इन सारी चीजों को समझने से पहले हमें यह स्पष्ट करना हो जाता है कि आखिर हम सिटीजनशिप की क्राइटेरिया क्या रखें। तो आपके संविधान में एक कहीं नहीं लिखा गया है कि सिटीजनशिप कैसे ली जाएगी और सिटीजनशिप कैसे दी जाएगी। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है कि लगभग आजादी के समय कौन भारत के नागरिक होंगे और कौन नहीं होंगे, ये चीजें आपके संविधान में मेंशन है। लेकिन जो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसे किसी को नागरिकता दी जाए, कैसे ली जाए, इन सारे का व्याख्या आपके संविधान में नहीं किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो लगभग अगर सिटीजन की अगर बात किया जाए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो लगभग एक है कि 26 जनवरी 1950 के समय भारत के कौन से नागरिक थे। दूसरा ये चीज है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955, यानी अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वह 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक कौन थे, जो आपके संविधान में व्याख्या किया गया है आर्टिकल आपके 5, 6 और 7 और 8 में। इसकी हम लोग पड़ताल करने वाले हैं। और आर्टिकल 11 के माध्यम से इसी संविधान में आपके संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद एक नया कानून बना सकती है जिसका संबंध सिटीजनशिप से हो, और उसमें यह बतौर यह व्याख्या कर सकती है कि भारत के नागरिक आने वाले समय में कौन होंगे कौन नहीं, किस प्रकार से किसी की नागरिकता छीनी जा सकती है और किस प्रकार किसी की नागरिकता रखी जा सकती है। ये आर्टिकल 11 में भारतीय संविधान यह अधिकार देता है पार्लियामेंट को कि भाई आप एक प्रकार का लॉ बना सकते हो, और उसी आर्टिकल 11 का प्रयोग करके 1955 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया, जिसमें लगभग ये बातें बताया गया है कि आने वाले समय में कौन भारत के नागरिक होंगे, अगर भारत की नागरिकता आपको लेनी है तो कौन से प्रोसेस को फॉलो करना होगा। उसमें 5-6 प्रोसेस हैं, उसको हम लोग आने वाले वीडियो में उसको समझने का प्रयास करेंगे। और नागरिकता कैसे आपकी छीनी जा सकती है या स्वतः कैसे चली जा सकती है, इन सारे एक्ट में बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा जो यह पढ़ने का सिलसिला है, जो इस वीडियो में आप लोग जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं, हम कौन से वे में जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम इस 26 जनवरी 1950 के क्राइटेरिया को समझने का अभी प्रयास करेंगे कि आखिर 26 जनवरी 1950 को कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। इसको हम लोग एक एक आर्टिकल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे समझते हैं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। अब आर्टिकल 5 ये कहता है कि जो 26 जनवरी 1950 के समय भारत के डोमिसाइल थे, उनको आर्टिकल 5 के तहत सिटीजनशिप दिया जाएगा, वो भारत के नागरिक होंगे। ये आपका आर्टिकल 5 कहता है। अब ये भी सोचने वाली बात होती है कि आखिर जो डोमिसाइल का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। डोमिसाइल जो आप कह रहे हैं, तो डोमिसाइल का 3 क्राइटेरिया दिया गया था कि या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो कभी, या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म हुआ हो, या आप 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से कंटिन्यू भारत वाले क्षेत्र में रहते हुए आ रहे हैं। अगर इस 3 में से अगर आपने किसी एक क्राइटेरिया को अगर फॉलो किया तो आपको आर्टिकल 5 के तहत 1950 के समय आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। या 3 में से एक होना चाहिए, या आप अगर भारत के डोमिसाइल हैं तो आपको भी नागरिकता दी जाएगी। और डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि आप लंबे समय तक जहां पर आपका घर है, इतिहास है उसका, ये नहीं कि आप 5 दिन से आकर कहीं रह गए। आपके दादाजी के पिताजी, उसके बाद अभी प्रेजेंट में आपके पापा उस क्षेत्र में रहे हो, फिर आप रह रहे हैं, वहां पर आपके लैंड का पार्ट होगा, कहीं ना कहीं आप रहते होंगे तो जमीन का टुकड़ा ही वहां रहते होंगे, उसके कुछ एविडेंस होंगे आपके पास,
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां आप रह रहे होते हैं वो रेजिडेंस है, वही अपने आप में प्रूफ होता है। तो एक सिंबल होता है डोमिसाइल का। अब एक केस आया था डीपी जोशी वर्सेस मध्य भारत का केस आया था। उसमें यह स्पष्ट तौर पर न्यायालय ने यह कहा था, कोर्ट ने कहा था कि भारत में एक ही डोमिसाइल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिहार की अलग डोमिसाइल है, महाराष्ट्र की अलग डोमिसाइल है और जम्मू कश्मीर की अलग डोमिसाइल है। जम्मू कश्मीर को हटाइए, उस समय आर्टिकल 370 की कहानी अलग थी, 35 से थी, अब उसको हटा दिया गया है। उसकी भी चर्चा हम लोग आने वाले समय में करेंगे इसी पार्ट में। देखिए, अब इन सारी चीजों को जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको चीजें यह स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा कि आखिर उस समय किसको नागरिकता दी गई और आधार क्या था। तो यानी आर्टिकल 5 यह स्पष्ट कहता है कि जो लोग भारत में उस समय थे उनको कैसे सिटीजन माना जाए, यह डेफिनेशन आपके आर्टिकल 5 में दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। अब देखिए, आर्टिकल 6 का मतलब यह है कि जैसे पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम द पाकिस्तान टू इंडिया, वे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए। जैसे मैं कहूं कि कुछ लोग यहां से भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से भारत आए, ये बात तो सत्य है। लेकिन अभी जो 5 मैंने बात किया, मैं उसकी बात किया जो लोग भारत में थे उनको कैसे माना जाए कि भारत का सिटीजन है। एक संवैधानिक कुछ चीजें डेटा होना चाहिए और वह डेटा स्पष्ट करता है आपका आर्टिकल 5। लेकिन जो लोग इस पाकिस्तान से भारत आए उसी समय, जैसे मान के चलिए कि 1947 के बाद कभी भी आए हो, अब वो लोग भारत अगर आ गए हो, इसमें भी 2 क्राइटेरिया हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक तो यह है कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत आ गए। एक वो जो पहले पाकिस्तान में ही रह रहे थे और पाकिस्तान से भारत आए, दोनों क्राइटेरिया। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसी चीज को हम लोग को समझना है कि पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए उनको सिटीजन कैसे माना जाए, उनको सिटीजन माना जाए या ना माना जाए। अब बात है उस समय 1950 के दशक की, और उस समय आपको पता ही होगा कि जब देश आजाद हो रहा था तो उसमें कितने भयंकर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। और उस कंडीशन में अगर कोई डिमांड कर रहा है खास करके सिटीजन को लेकर के, सिटीजनशिप को लेकर के, तो उस समय आप एक नया विवाद उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। और आपके लिए चाहिए कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसमें सबकी हित की बात की जाए, लेकिन ध्यान रहे उसमें सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी भी इंपॉर्टेंट है। तो अब उस समय के जो हमारे संविधान निर्माता थे वो खुद ही काफी ब्रिलियंट थे, उन्होंने सारी चीजों को समझा था और उनको जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अच्छा लगा था, उस सिचुएशन को समझते हुए उन्होंने भारतीय संविधान में कुछ आर्टिकलों के माध्यम से इन सारी चीजों को बताने का प्रयास किया। अब इसके भी मैंने बताया कि 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं। एक डेट दिया गया है 19/7/1948। एक वो लोग की 19/7/1948 के पहले पाकिस्तान से भारत आए हैं। एक ये है कि 19/7/1948 के बाद पाकिस्तान से भारत है। 2 क्राइटेरिया है और इन दोनों क्राइटेरिया को समझना है और इनको कैसे सिटीजनशिप दी जाए इस चीज को स्पष्ट करना है। अब पहला चीजों को समझते हैं कि 19/7/1948 के पहले जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनको सिटीजनशिप कैसे दी जाए। अब इनका यह है कि अगर 19/7/1948 के पहले अगर कोई भारत में आया तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि जब आप भारत में आ गए तो उसके बाद भारत में गए ही नहीं, भारत से आप वापस गए ही नहीं। दूसरा कंडीशन ये है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो। अगर आप इस चीज को फॉलो अप करते हैं तो आपको सिटीजनशिप आर्टिकल 6 के माध्यम से आपको दी जाएगी। लेकिन यहां देखिएगा कि अगर आप 19/7/1948 के बाद आते हैं पाकिस्तान से भारत, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? इसमें क्राइटेरिया यही है कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स भारत में उनका जन्म हुआ हो, पहला। दूसरा एक चीज है कि जब आप भारत आए हैं तो उसके बाद पाकिस्तान नहीं गए हैं, और पाकिस्तान से आने के बाद अभी लास्ट अंतिम 6 मंथ से कंटिन्यू रह रहे हैं।
साथ ही साथ आपने जो भी इंडियन ऑफिसर्स हैं, इंडियन ऑफिसर्स इन द सेंस मैं आपको कहूं कि जहां पर आप अपना एक लेटर लिखते हैं और लेटर लिख करके बोलते हैं कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, और आपने लेटर लिखा और उस ऑफिसर ने आपके लेटर को एक्सेप्ट कर लिया और आपको सिटीजनशिप दे दिया। अगर इन दोनों क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं, अगर बिफोर वाले में मैंने बताया इस डेट के पहले अगर आप आए हैं तो भारत को नागरिकता, मतलब जो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उनको नागरिकता आर्टिकल 6 के आधार पर दी जाएगी, और जो 19/7/1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको जो मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताया उस टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें आर्टिकल 5 और 6 स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और मैं आता हूं कि आर्टिकल 7। अब यहां पर यह है कि सिटीजन्स ऑफ पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान, कहने का मतलब यह है कि वो लोग हैं जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं, क्या इनको भारत का सिटीजनशिप मिलना चाहिए या नहीं। इनमें भी 2 क्राइटेरिया है, जो लोग तो पाकिस्तान चले गए वो आए नहीं, और एक लोग जो पाकिस्तान गए फिर वापस आ गए, जो भारत के ही थे पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, क्या इनको सिटीजनशिप देना चाहिए। देखिए इस चीज को भी 2 तरीका से समझते हैं। अगर 1 मार्च 1947 के पहले अगर आप चले गए हैं पाकिस्तान और उसके बाद वापस ही नहीं आए तो आर्टिकल 7 के तहत आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। और उसके बाद अगर 1 मार्च 1947 के बाद आप पाकिस्तान गए और पाकिस्तान जाकर के वापस भी आ गए, अब इस क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल किया जाए। अब इस क्राइटेरिया के लिए भी यही कंडीशन लगेगा कि आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो हुआ हो वह अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, यह आपको स्पष्ट करना होगा। दूसरा एक चीज आपको स्पष्ट करना होगा कि जब से आप भारत आए तो भारत आने के बाद आप फिर से वापस नहीं गए। तीसरा कंडीशन ये है वही चीजें जो आप जब भारत आ गए तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स इंडियन ऑफिसर के पास जमा करना है कि हम परमानेंट भारत के नागरिक बनना चाहते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट किया जाए। अगर वो भारत का जो ऑफिसर है अगर वह इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपको आर्टिकल 7 के तहत आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है ये आर्टिकल जो 7 है वह आर्टिकल 5 और 6 का ओवरराइड करता है। अगर आर्टिकल 5 और 6 के आधार पर अगर किसी को भारत की नागरिकता दे दी गई है लेकिन किसी वजह से आर्टिकल 7 के तहत अगर उनकी नागरिकता अगर लेनी है तो ये आर्टिकल 7 के तहत उनकी नागरिकता ली जा सकती है। ध्यान रखिएगा इन दोनों के ऊपर ये ओवरराइड भी करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं आपके आर्टिकल 8 क्या कहता है। अब देखिए आर्टिकल 8 ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के समय अगर कोई इंसान अगर देश से बाहर चला गया, जैसे मान के चलिए कोई अमेरिका चला गया, कोई रशिया चला गया, वहीं रहने लगा, लेकिन वह भारत का नागरिक बनना चाहता है, वह भारत का सिटीजनशिप बनना चाहता है। ये कब की बात है, ये मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा 1950 के दशक की बात हो रही है कि 1950 जैसे 1955 का ही बात कर लीजिए। 1955 के समय में कोई ये चाह रहा है कि जैसे 1950 के समय जाकर यूएसए में वो रहने लगा, लेकिन 5 साल के बाद उसको ये समझ में आया कि हमको भारत का नागरिक होना चाहिए, तो उस चीज के लिए कुछ क्राइटेरिया यहां पर मेंशन किए गए हैं। एक तो आपका जन्म या ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म जो होना चाहिए वो भारत में होना चाहिए, और दूसरा कि अगर आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश में हो सकता है भारत के डेवलपमेंट तो वहां रहते ही होंगे, उनको आपको चीजें रजिस्टर्ड करानी होगी कि हाँ हम इंडियन नागरिक हैं, यहां हम इतने दिनों से रह रहे हैं। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया है तो आर्टिकल 8 के आधार पर उस समय भारत के आप नागरिक माने जा सकते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये चीजें डेवलप हो रहा होगा कि आखिर हम एक उस समय की बातें क्यों कर रहे हैं, अगर अभी के समय में अगर किसी को भारत का अगर नागरिकता लेना है तो वो क्या करेगा। तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि अभी के समय में जो नया कानून है वह सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और इसी में अमेंडमेंट करके सीएए
और एनआरसी जैसी प्रावधान लाया गया है। तो इस चीज को आने वाले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि लगभग अगर आर्टिकल 8 के माध्यम से वही लोग को उस समय सिटीजनशिप दिया जा सकता था जो लगभग या तो उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनका जन्म हुआ हो, और साथ में जिस देश में वो लोग स्टे करते हैं वहां भारतीय डिप्लोमेट रहते हो और उनको ये चीजें स्पष्ट तरीका से रजिस्टर्ड किया गया हो कि हम भारत के नागरिक हैं और यहाँ पर हो सकता है कि हम एजुकेशनली तौर पर यहाँ रह रहे हैं, हो सकता है हम जॉब पर्सपेक्टिव से रह रहे हैं या व्हाटएवर किसी पर्सपेक्टिव से हम रह रहे हैं, ये चीजें पता होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 9 पर। अब आर्टिकल 9 को थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आर्टिकल 9 क्या कहता है। कि जैसे अगर एक डेट मान लो 26 जनवरी 1950, और 26 जनवरी 1950 के समय आप देश से बाहर चले गए और जाकर के वहां पर आपने वहां की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, तो आप आर्टिकल 9 के तहत आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। किस आधार पर? ना ही आर्टिकल 5, ना ही आर्टिकल 6 और ना ही आर्टिकल 8 के आधार पर। कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 के समय आप किसी दूसरे देश में जाकर के अगर वहां किया सिटीजनशिप को आपने एक्सेप्ट कर लिया और वहां के परमानेंट नागरिक की तरह रहने लगे, तो आर्टिकल 9 ये कहता है कि आपको 5, 6 और 8 के आधार पर आपको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे और चीजों को लिंकेज करने का भी प्रयास कर रहे होंगे। अब आते हैं आपके आर्टिकल 10 क्या कहता है। आर्टिकल अगर 10 की बात करें तो आर्टिकल 10 ये स्पष्ट तौर पर ये बात कहता है कि अगर आपने 5, 6, 7 जैसे आर्टिकलों का प्रयोग करके अगर आपने भारत की नागरिकता ली है, उस स्थिति में पार्लियामेंट के पास कुछ राइट्स ऐसे हैं कि उसमें कुछ बदलाव करके उस जिसके तहत आपने जो सिटीजनशिप लिया है उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, और बदलाव करने के साथ साथ वह आपको गलत होने की स्थिति में आपके सिटीजनशिप जो है उसको वापस भी छीन सकती है। जैसे मान के चला जाए, इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर आर्टिकल 6 का कुछ ऐसे प्रावधान जो अभी के समय में अगर पार्लियामेंट ने उसको समझने का प्रयास किया कि आर्टिकल 6 के माध्यम से अगर जो प्रोसेस है सिटीजनशिप देने का, और 1950-60 के दशक में कुछ लोग अगर इस आर्टिकल का प्रयोग करके अगर भारत में आ गए जो कि इलीगल था, तो इसमें पार्लियामेंट सुधार करके उन लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स का दर्जा दे सकती है। ध्यान रखिएगा, अर्थात आर्टिकल 10 ये स्पष्ट करता है कि पार्लियामेंट के पास मतलब ये अथॉरिटी है कि सिटीजनशिप संबंधित जो मेन पावर है वह संसद में ही निहित है। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 11 की बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 11 क्या करता है। आर्टिकल 11 में यह संविधान ये पार्लियामेंट को यह अधिकार देता है कि आने वाले समय में अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कुछ संविधान में सुधार करके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ एक्ट, कुछ लॉ अगर बनाने की जरूरत पड़े रिलेटेड टू इंडियन सिटीजनशिप, तो भारत की जो पार्लियामेंट है वह आर्टिकल 11 का प्रयोग करके ऐसा कर सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्यों लाया गया चीजें तो आपको अभी ही समझ में आ गया होगा और चीजों को आप लिंक करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो उसमें हम लोग इंडियन सिटीजनशिप एक्ट को समझेंगे और वर्तमान में जो प्रोसेस है वह इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के तहत ही आप अगर कोई अननोन पर्सन है अगर वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो आधार ये नहीं है, आधार ये नहीं होगा, आधार आपका ये होगा। इस आधार पर आप भारत के नागरिक माने जा सकते हैं आपके सिटीजनशिप। और इसी में
जैसे आप देखेंगे कि समय के अनुसार इसमें कुछ बदलाव होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं, और यही एक अमेंडमेंट है सीएए। क्यों चर्चा में है, चीजों को अच्छे से समझेंगे। अगला लेक्चर हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का होगा, और उसका जो इसका वीडियो नंबर 3 होगा, उसमें हम लोग सीए और एनआरसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि इंडियन पॉलिटी के जो बेसिक होंगे उसको ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर लगभग 20-25 मिनट का वीडियो करके लगभग 15-16 लेक्चर यूट्यूब पर मैंने डाल दिए हैं। और मैंने ये भी कहा था कि पूरे सिलेबस करना यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब उचित नहीं है, तो लगभग जो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे, जैसे सिटीजनशिप को लेकर के, जैसे आप लक्ष्मीकांत का जब बुक पलटेंगे तो ये चीजें एकदम शेड्यूल तौर पर नहीं दी गई है, आपको कंफ्यूजन होगा। तो इस चीज को मैंने प्लान किया कि ये चीजें आपके समक्ष प्रेजेंट कर दी जाए। इसी तरह जो फंडामेंटल राइट है उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं आप लोगों के समक्ष जरूर प्रेजेंट करूंगा। ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, ज्योग्राफी की भी इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं जिससे आपको मतलब जो कंसेप्चुअली चीजें जानना चाहिए उसको भी मैं निरंतर यूट्यूब पर वीडियो को डालते आ रहा हूं और आप लोग उसको देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत मुझे। जय हिंद।